नमस्कार। एक और माथापच्ची के साथ मैं आर्यन भारद्वाज। आज का हमारा विषय होगा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और ये ट्रिगोनोमेट्री जिसमें हम लोग क्लास 10th तो पूरा कवर हो जाएगा, क्लास 11th के जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और फिजिक्स में भी इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा। जैसे आप स्लोप खींचेंगे, स्लोप निकालेंगे तो उन सारी जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। या आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, इन सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे आपको इन सारी चीज़ों की यूज़ होगी। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आपको हम बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट मैथ्स के यही दो ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ आप माइंड को पूरा डेवलप कर सकते हैं, पूरे बेहतर तरीके से आप माइंड को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए। अदरवाइज मैथ्स में किसी भी जगह आपको स्पेस नहीं मिलेगा ताकि आप वहाँ मैथ्स अपने माइंड को बूस्ट कर सकें। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। देखो, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री हमको पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ना है। जरा सोचो, आप ट्रायंगल बहुत सारा देखे होंगे पर हम एक ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिखते। अब सुनना जरा ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सबसे लंबी वाली साइड है ना, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी बचे दो साइड में कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक बेस होगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। अब समझना गहराई से, कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड हमारा बेस होगा, इसके लिए हम लोग एंगल पे चलेंगे। पर अभी रुको, थोड़ी देर के बाद जब हम लोग एंगल का मेजरमेंट पे देंगे उस समय हम लोग देखेंगे कि कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और कौन सा साइड हमारा बेस बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसमें तीन साइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड ही होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी दो में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई दूसरा हमारा बच गया जो वो बेस होगा, ठीक है। अच्छा, खास क्या है कि भैया राइट, ये जो हाइपोटेनस है ना, ये इस ट्रायंगल का सबसे लंबी वाली साइड होगी, है ना। सबसे लंबी वाली साइड होगी। अच्छा, एक रिलेशन और आपको याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है। समझिएगा, मान लो कभी कभी एक तरह का सिचुएशन आपको आएगा कि बच्चा हाइपोटेनस का वैल्यू 5 दे रखा है, एक साइड का वैल्यू 4 दे रखा है, पूछ रहा है इसका दूसरा साइड क्या होगा बताओ। जरा देखो, ये है राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते थे, ये तो h बन गया। अब ये परपेंडिकुलर या बेस दो में से कोई एक रहा होगा, तो चलो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है हमारा, मतलब हमारे पास टारगेट है कि भाई बेस का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है ना। तो हमारे पास एक रिलेशन है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। जरा देखो तो h के जगह पे हम 5 लिखते हैं तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से b का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड b² यहाँ पे हमारा बन गया। अब जरा देखो, मेरा टारगेट है बेस का वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि b का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस बेस के साथ जो कुछ भी है ना सबको हम उधर भेजेंगे, यानी कि 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये प्लस वाला 16 इधर आया तो माइनस 16 हो गया। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, यानी कि 25 में से 16 गया तो 9 बचा। 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो बेस निकालने के लिए
आपको याद होगा जब स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो क्या बनाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यानी कि ये बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। लेकिन चूंकि बेस एक साइड लेंथ है और कोई भी लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा नहीं जाता है। और प्लस तो ऑलरेडी अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो फिर भी वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अब जरा देखो, इस बेस की बात अगर हम करें तो रूट अंडर 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और हम आपको सिखाए हैं कि रूट अंडर एक ऐसा मशीन है जहां उसके अंदर अगर दो चीज होगा तो उस दोनों में से एक चीज बाहर निकल आएगा। मतलब यहां से हमको ये पता चला कि भैया बेस का वैल्यू क्या हो गया, 3, क्योंकि 3 रूट अंडर में 2 बार है तो 2 बार में से एक बार बाहर निकला, यानी कि बेस का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हम, ये तो नॉर्मल सी बात थी, इसको थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करते हैं। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड बात था। अब देखो इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम बस एक ही ट्रायंगल की बात करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। आगे फिर इसी का अगला पार्ट आप देखेंगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाकी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री को जरा समझना। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लो इस वर्टेक्स को बोल दिया ए, इस वर्टेक्स को बोल दिया बी, और ये वाली वर्टेक्स हो गए हमारे सी, और जो सी क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। अच्छा, जो भी वर्टेक्स है उसके एंगल को हम उसी वर्टेक्स के नाम से डिनोट करते हैं। ए, ये वर्टेक्स है बी, तो इसके एंगल को बोलेंगे एंगल बी, और इसको एंगल सी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स है कि ये 90 डिग्री है, तो एंगल सी को सिंपल सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जरा सोचो, जिस भी वर्टेक्स की बात करते हैं ना, उसके सामने वाले साइड, यानी कि अगर हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी के सामने वाले साइड ये हुए ना, तो इसके साइड लेंथ को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि बी लिखेंगे, क्योंकि ये बी के सामने वाले साइड हैं तो स्मॉल बी, यानी कि ये लेंथ कितना हो गया हमारा, बी हो गया। ओके, अगर हम इस सी ए की बात करते हैं तो ये है एंगल ए, और एंगल ए के सामने वाले लेंथ ये हो गए, तो इस लेंथ को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। जिस एंगल के सामने वो साइड होगा उसी एंगल के स्मॉल लेटर से हम उस लेंथ को डिनोट करते हैं। ये सी है, सी के सामने वाले साइड लेंथ ये हो गए, तो इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। इस बात को समझते हैं ये क्या है। देखो एंगल निकालने का, जैसे आप एंगल निकालते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप वजन करते हैं तो बोलते हैं कि सर 1 केजी आलू देना, 2 केजी चीनी देना। तो ये केजी क्या है, एक यूनिट है। ऐसे ही एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक क्वांटिटी बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। लेकिन आप आगे देखेंगे एंगल को थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, मतलब बहुत सारी चीजों से आप लिखेंगे। तो हम पूरे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे, यानी कि उसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से हम ट्रिगो के सारे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही 3 मेन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो 6 हमने क्यों बोला, अब जरा सुनो। साइन थीटा, इसको जरा उल्टा दो तो ये क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। और 1 बाय साइन थीटा का ही एक स्पेशल नाम रख दिया गया, कॉसेक थीटा। क्या रखा गया, कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को जरा पलट दो तो ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा, और इसका नाम क्या रख दिया गया, सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा को हम लोग उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, और इसका नाम रख दिया गया स्पेशली कॉट थीटा। मतलब हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गए, और वो रेशियो क्या क्या हो गए, साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग किस तरह से, देखो रेशियो बात कर रहे हैं, रेशियो मतलब होता है दो, जैसे अगर हम बोले ये ए और बी का रेशियो है ए बाई बी, तो ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अगर ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है तो ये कौन से चीज का रेशियो है, किस चीज को ये डिनोट करता है, तो इसके बारे में जरा समझते हैं। देखो एक तरीका याद रखना, पंडित बदरी प्रसाद बाय हरि हरि बोल, पंडित बदरी प्रसाद बाय हरि हरि बोल। देखो ये जो आप देख रहे हैं P और H का रेशियो, P और H का रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं साइन। इसको क्या बोलते हैं? साइन। अगर एंगल को आप थीटा से लिख रहे हैं तो साइन थीटा बराबर P बाय H। अगर एंगल को आप x से लिखते हैं तो साइन x इक्वल टू P बाय H। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस। मतलब हमको यहां से ये पता चला कि साइन थीटा किसको बोला गया भैया? तो साइन थीटा बोला गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को। इट मींस साइन थीटा बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब P बाय H। सिमिलरली ये जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देख रहे हैं, इसको नाम दे दिया गया कॉस थीटा। इसको क्या नाम दिया गया? कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो गया साहब? B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस। और ये जो तीसरा रेशियो आपको दिख रहा है, इसको बोल दिया गया टेन थीटा। मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बात समझ में आ गई? अब जरा सोचो तो cosec थीटा की बात हम लोग कर चुके हैं, तो cosec थीटा क्या होता है सर? साइन का उल्टा। तो आपने अभी समझाया कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय H, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? H बाय P। ओके। सिमिलरली cos थीटा होता है साहब B बाय H, तो sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? H बाय B। अब देखो cot थीटा की बात करते हैं, जो कि टेन का उल्टा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय B। तो cot थीटा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? B बाय P। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या? चलो ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप दिमाग में एज इट इज इस तरह से रखेंगे, पंडित बदरी प्रसाद बाय हरि हरि बोल। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस और तीसरा हो गया टेन। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 3 हो गए। ऐसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब हम कुछ बात आपको समझाते हैं। जरा देखो तो तुमने क्या सीखा कि भैया 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो क्या हम यहां से एक चीज बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा होगा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहां से हमारा दूसरा फार्मूला क्या हो गया? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। सिमिलरली 1 बाय कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो इस कॉस को सेक के पास लेके चले जाओ, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और तीसरा फार्मूला हमारे यहां से क्या बन जाएगा? अब लिखने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? तो 6 फार्मूला तो बेसिक फार्मूला ये हो गए और ये हो गए हमारे 3। मतलब ये 9 बेसिक फार्मूला हमारा हो गया। और एक बात और याद रखिए कि ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले को आप बैठ के ऐसे रटेंगे तो वो याद नहीं होगा। इसको सवाल में प्रैक्टिस में करते 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 हमको ये याद होगा। इसीलिए आप इसको बैठ के ऐसे नहीं रटेंगे, बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद रहेगा। ठीक है ना? चलिए हम इसको मिटाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे चलते हैं। देखो अब हम
कुछ बातें और समझ लेते हैं। 3 मेजर बात आपको दिखाई देगा। क्या? आप जब बुक खोलेंगे तो वहां पे आपको इस तरह से दिखाई देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जरा समझना। दूसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ये याद रखने में परेशानी होती है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जरा देखो, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, सबको एकदम सीरियली ऐसे ही लिखिएगा। ये दोनों बिल्कुल अगल बगल में है तो प्लस होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। फिर एक एक छोड़ेंगे, जरा गौर से देखो, ये दोनों सीधा सीधा उतारे हैं, इस दोनों में देखो सेक और टेन का रिलेशन लगा है, तो एक एक छोड़ के हुआ, इसलिए -1। देखो ये याद रखने का तरीका है, ये कोई नियम नहीं है, रूल्स नहीं है, ठीक है ना। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां देखो, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको दिख गया। एक एक छोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, एक एक छोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस होगा और रेगुलर में क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ में आ रही है। अब जरूरत पड़ने पे इसको हम देखो किस तरह से फार्मूलेट करते हैं। मतलब हमको काम हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम इस कॉस को उधर भेज दें, तो पहले से इधर 1 बैठा हुआ है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। किसी को मन होगा कि नहीं बच्चा कॉस स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लो, तो आप साइन को उधर भेजेंगे, मतलब इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अच्छा, जरूरत पड़ने पे इस फार्मूले को थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। देखो ये तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया है ना, हम चाहते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना, मतलब इस स्क्वायर को भगाना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे ही स्क्वायर भागता है तो क्या बन जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक बात बता देते हैं, आप कोई भी 10th लेवल की बुक को उल्टाएंगे तो वहां आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा, लेकिन आप अभी से आदत में रखिए। 10th में प्लस सही है, क्योंकि 10th के अंदर जो भी एंगल की बात की गई है वो सब के सब एक्यूट एंगल की बात की गई है। लेकिन आप जैसे ही 11th के अंदर एंट्री मारेंगे तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके सारे फार्मूले गलत हो जाएंगे। इसीलिए आप अभी से ध्यान में रख के चलिए कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता बच्चा, क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात आ रही समझ में। सिमिलरली हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हटा रहे हैं तो बनेगा तो रूट, लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको सिर्फ इस फार्मूले को ध्यान में रखना, बाकी तो अपने आप निकलते जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। यहां से इस सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा कि साहब सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जरूरत पड़ने पे इस स्क्वायर को अगर हम हटाना चाहें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा साहब, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात आ रही समझ में। जैसे सेक स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाला, ऐसे ही टेन स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना होगा। तो जरा देखो, टेन स्क्वायर इधर माइनस में है, तो हम चाहते हैं प्लस में आने के लिए, तो इस माइनस टेन स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ और इस 1 को ही उठा के आप इधर ले आइए। इधर पहले से सेक स्क्वायर थीटा बैठा हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और जरूरत पड़ने पे टेन थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो स्क्वायर जैसे ही हटाते तो क्या लगता है, प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड -1। ये हमारा टेन थीटा का एक्चुअल
वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए हम इसको ऊपर तोड़ रहे हैं। देखिएगा हम चाहते हैं कोसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉट स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि साहब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो पहले से उस साइड है, माइनस कॉट स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, अगर जरूरत पड़े कि इसका स्क्वायर हम गायब करना चाहते हैं तो स्क्वायर को हम जब उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। मतलब हमारा मेन फार्मूला हो गया कोसेक थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड फाइनली कॉट स्क्वायर का जब वैल्यू निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाइए और 1 को उठा के आप इधर ले आइए, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा साहब प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही है? अब ये हमारा पूरा एक्सटेंशन ऑफ फार्मूला हो गया। सारे फार्मूले का हमने एक्सटेंशन करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ एक समस्या आ रहा है कि सर आप ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 लिखे हैं, ऐसे ही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 लिखे हैं और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू 1 लिखे हैं, तो ये एक्चुअली में हुआ कैसे? तो देखो, इस बात को समझने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। एक ट्रिगो सर्कल के द्वारा हम समझेंगे और दूसरा जनरल फार्मूले की तरह। तो अभी हम आपको जनरल फार्मूले की तरह बताएंगे और जैसे ही क्लास 11th वाली ट्रिगोनोमेट्रिक आपको पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको ट्रिगो सर्कल के थ्रू समझा देंगे कि ये कैसे होता है, या फिर इसी क्लास के अंदर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि वो ट्रिगो सर्कल के थ्रू इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो बाय द वे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको मिटाते हैं। देखो, बस हम एक प्रूफ करेंगे, बाकी तो तुमको खुद से प्रूफ करना है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा। तो देखो, अभी तुमको सिखाए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पहला क्या होता है साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया p बाय एच। तो बच्चा p बाय एच का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b बाय एच, b बाय एच का होल स्क्वायर। थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाओ, इसको लिख दो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा और खुश हो जाते हैं, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम तो एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम एच स्क्वायर ईजिली लिख सकते हैं। नीचे तो एच स्क्वायर पहले से बैठा है, दोनों कट के क्या हो गया भिखमंगा यानी कि 1 हो गया। अर्थात तुमको पता चल गया कि भैया LHS को तोड़ते तोड़ते हम 1 प्रूफ कर दिए, मतलब ये फार्मूला हमारा सही है। सिमिलरली एक दूसरा देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। जरा देखो तो सेक थीटा की बात करें तो ये कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो b बाय एच, पलट दो तो h बाय बी का होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा की बात करते हैं तो p बाय बी का होल स्क्वायर। जरा देखो तो इसको और खुश होके लिख देते हैं एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। थोड़ा और खुश हो गए, बी स्क्वायर का एलसीएम हमारा बी स्क्वायर बन गया और यहाँ बन गया हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो बच्चा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ इस p को इधर ले आते, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बी स्क्वायर, और नीचे पहले से बी स्क्वायर है, दोनों कट के क्या हो गया 1, मतलब मेरा सवाल प्रूफ हो गया। ऐसे ही तीसरे फार्मूले को आप अपने से खुद से प्रूफ करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा कोशिश होगा कि पूरा का पूरा ट्रिगो हम खत्म कर दें, पर देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं।
देखो चलो अब थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं इस बात को समझिए। सबसे पहले हम किसी भी, देखो आपके पास, देखो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। देखो एंगल होता क्या, ये एक लाइन हो गया, अभी यहां से ये शुरू किया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते 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 ये एक कंप्लीट सर्कल, जैसे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री करते करते ये कंप्लीट इस तरह से बनाता है, फिर ऐसे, मतलब ये एक मूवेबल लाइन है जो बार बार घूमते जाता है, मतलब ये सर्कल कभी रुकता नहीं है। अर्थात अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इनिशियल लाइन मान ले, तो ये लाइन एक दूसरा मूवेबल लाइन है जो कभी घूम के यहाँ आया, 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 ऐसे ही करते करते, मतलब देखो ये एक फिक्स लाइन हो गया इनिशियल लाइन। अब दूसरा लाइन यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब दूसरा लाइन इस लाइन पे है तो उस समय एंगल क्या होगा 0 डिग्री। फिर वो दूसरा लाइन थोड़ा सा खिसक के यहाँ आया, चलो मान लो इसको 30 डिग्री बना देते हैं, थोड़ा और खिसक के यहाँ आया 45 डिग्री बना देते हैं, थोड़ा और खिसक के यहाँ आया 90 डिग्री बना देते हैं, मतलब ये घूमते रहेगा। समझ रहे बात को। तो अब घूमने के चक्कर में जरा समझिएगा एंगल का डिवीजन क्या होता है। देखो एक बिल्कुल मड़ा हुआ लाइन है, और जो मड़ा हुआ लाइन होता है जमीन पे लेटा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ये जो जमीन पे लेटा हुआ लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको वाई भी बोल सकते हैं, पर मानने के लिए मान लिया गया तो हम लोग भी मान लेंगे। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस एक दूसरे को मिल रहा है, और जहां मिलता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं ओरिजिन। देखो ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। देखो ये एंगल होता है 90 डिग्री, यानी कि एक क्वाड्रेंट अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और तुम जान भी रहे हो कि दो लाइन मिला है तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिला होगा, क्योंकि एक्सिस जब भी कभी मिलता है तो बिल्कुल नॉर्मली मिलता है, परपेंडिकुलरली मिलता है। तो दोनों लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, और 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। मतलब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री बनाया, फिर 90 यानी कि टोटल 180, फिर 90 यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 270, फिर 90 तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 360, फिर 90 360 के बाद फिर प्लस 90, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90, यानी कि ये घूमते 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 तुमको जितनी बार भी घूमना है तुम घूम सकते हो। यानी कि 1000 एंगल, 2000 डिग्री, 5000 डिग्री, 10,000 डिग्री, जितना भी डिग्री चाहिए वो घूम के जहां पहुंचेगा वो अलग अपना चलते रहता है, यानी कि ये सर्कल कभी बंद नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हम इसी चारों क्वाड्रेंट में बात करें, क्योंकि कोई भी एंगल हो घूम के चाहे जितनी बार में आए इसी चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में आके रुकेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं इस बात को, क्या हम बताना चाह रहे हैं इस बात को समझिएगा। जब बनाने वाले ने देखा, जरा समझना, मान लो एक सिचुएशन की बात करते हैं कि कोई एक मूवेबल लाइन ये है, यहां पे है, तो x के साथ ये कुछ तो एंगल बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये मूवेबल लाइन इस बार चल के ऐसे होते होते यहां पहुंच गया, यानी कि इस बार ये x के साथ कुछ तो दूसरा एंगल बनाया होगा। ऐसे ही घूम के ये मूवेबल लाइन कुछ यहां आ गया, तो ये x के साथ कुछ तीसरा एंगल बनाया होगा। पर जो भी एंगल बनाया होगा जरा समझना, अगर एंगल ये है तो आपको याद करिए, आप सारे ट्रायंगल को भूल जाइए,
आप सारे ट्रेंगल को भूल जाइए, सिर्फ एक ट्रेंगल के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम इस चीज़ को समझाते रहेंगे। देखो मान लो हम सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन तो हमारा यही था, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, अब जो बचे दो साइड्स, इसमें से कोई एक बेस आएगा और कोई दूसरा परपेंडिकुलर आएगा। और हम आपको बताए थे कि ये एंगल डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। मतलब अगर हम इस एंगल के थ्रू बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। यानी कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ना, उसके सामने वाले साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, वो बेस नहीं बन सकता है। अब जो दूसरा बचा वो क्या हो गया? बेस हो गया। जरा सोचो, फिर ये मूवेबल लाइन घूम के यहां पहुंचा, मतलब वो लाइन कुछ यहां पहुंच गया। जब ये लाइन यहां पहुंचा तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। जरा देखो, पहले परपेंडिकुलर इतना बड़ा था और बेस था इतना बड़ा। अब परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन बेस थोड़ा सा कम हो गया। चलो ऐसे ही जब ये मूवेबल लाइन घूम के यहां आया तो परपेंडिकुलर थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया और बेस थोड़ा सा और कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 30 डिग्री के एंगल पे देखा गया, आप जब चांद से देखेंगे कि 30 डिग्री पे एंगल देखा गया, तो सर ये जो परपेंडिकुलर का वैल्यू हुआ, मान लो 2 मीटर का, तो ये हाइपोटेनस क्या हो गया? 4 मीटर का। अर्थात आप साइन 30 की बात करेंगे, साइन 30, अच्छा साइन थीटा कुछ भी रहे, आप क्या सीखे हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 2 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? 4। इसको काटा तो कितना आ गया? 1/2। मेरा कहने का मतलब समझना, ये 4 है, मान लिए हैं, ये 4 जरूरी नहीं कि है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का रहेगा ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर का तुम मूवेबल लाइन लोगे तो यहां देखना 2.5 मीटर आएगा 30 डिग्री के एंगल पे। समझ रहे बात को? ये थोड़ी सी बड़ी बातें हो जाती है, इस बात को इतना हम समझाना नहीं चाह रहे थे, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि एंगल का आप मेजरमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि ये जो आप मेजरमेंट करके सब निकाला जाता है। अर्थात अब सारे एंगल का मेजरमेंट करके हम लोग भी तो नहीं निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ बात समझ लेते हैं, कुछ बात कॉमन जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है उसको हम याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं जरा समझिएगा। हम बात करते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। जरा समझना, यही 5 एंगल का मेजरमेंट आपको याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसी 5 एंगल का मेजरमेंट आपको याद रखना है। देखो ये रहा तुम्हारा साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब ये क्यों 0 होता है बताते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। ये कैसे आया इस बात को समझा रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर रहिए। देखिए पहले, फिर बात करते हैं कॉस थीटा की, यानी कि कॉस 0 डिग्री की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपको आ जाएगा 1। कॉस 30 डिग्री की बात करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा आपको √3/2। कॉस 45 डिग्री की बात करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा 1/√2। एंड कॉस 60 डिग्री की जब आप बात करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा आपको 1/2। एंड कॉस 90 डिग्री की बात करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा आपको 0। फिर हम टेन थीटा की बात करते हैं, यानी कि टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3। एंड टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? अनडिफाइंड। समझना हम ये बात क्या बता रहे हैं, समझिएगा। मान लो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों हुआ, इस बात को समझते हैं, जरा समझिएगा। इसको ट्रिगो सर्कल से ही हम समझ सकते हैं, जरा समझना ध्यान से।
ये लाइन, मान लो ये एक लाइन है जो घूमते 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 1 चक्कर 2 चक्कर 10 चक्कर 50 चक्कर जितना भी लगाया होगा, कुछ ऐसा लगाया होगा, एक सर्कल की तरह ये पाथ का फॉर्मेशन किया होगा। ठीक है, देखो ये तो हमारा इनिशियल लाइन हो गया। जब ये मूवेबल लाइन यहां था तो कितना हुआ था 90 डिग्री। जब ये लाइन यहां था तो अभी एंगल क्या होगा 90 से कम रहा होगा, मान लो इसको 70 डिग्री बोल देते हैं। जब ये लाइन यहां था तो ये कुछ ऐसा 60 डिग्री रहा होगा। ऐसे ही करते करते जब ये लाइन यहां था तो 45 डिग्री रहा होगा। एक बात समझना, समझते जाना, लाइन यहां है 90 डिग्री, यहां है 70, यहां है 60, यहां है 30। ऐसे ही करते करते जब ये 70 डिग्री पे था तो परपेंडिकुलर ये हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। 60 डिग्री पे था तो परपेंडिकुलर थोड़ा छोटा और हो गया। 30 डिग्री पे था थोड़ा और परपेंडिकुलर छोटा हो गया। देखो हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, क्योंकि ये अगर मूवेबल लाइन है तो ये मूवेबल लाइन यही ना घूम रहा है, तो ये मूवेबल लाइन घूम रहा है तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम होगा। कौन घट रहा है, परपेंडिकुलर घटते जा रहा है। देखो अभी परपेंडिकुलर इतना बड़ा, फिर घट के इतना बड़ा, फिर घट के इतना बड़ा, 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री। एक समय ऐसा आएगा जब ये मूवेबल लाइन इसी लाइन पे आके जम जाएगा। तो सर परपेंडिकुलर थोड़ा छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा होते होते एक समय जब इसी लाइन पे आया तो इस समय परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया 0। यानी कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 कब हुआ, जब ये एंगल 0 हुआ। देखो 70 डिग्री पे कुछ इतना बड़ा परपेंडिकुलर, 60 डिग्री पे कुछ इतना बड़ा परपेंडिकुलर, 30 डिग्री पे कुछ इतना बड़ा परपेंडिकुलर। ऐसे ही करते करते परपेंडिकुलर छोटा होते जा रहा था, छोटा होते जा रहा था, छोटा होते जा रहा था। जब 0 डिग्री आया तो 0 डिग्री मतलब ये मूवेबल लाइन इसी पे आ गया ना, तो उस समय परपेंडिकुलर तो कुछ मिला नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा 0। यानी कि एट 0 डिग्री परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। यानी कि उस समय अगर तुम साइन थीटा निकालो, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा तो कुछ भी हो p/h ही होगा, और परपेंडिकुलर का वैल्यू ही हमारे पास 0 है, तो 0/समथिंग कुछ भी देंगे तो 0 ही आएगा। इसीलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही तुमसे अब देखो ये सब एक मेजरमेंट है, समझ रहे ना। जैसे साइन 30 डिग्री पे जब तुम निकालोगे तो 30 डिग्री पे देखना परपेंडिकुलर का वैल्यू तुम्हारा जो भी ये हाइपोटेनस होगा उसका आधा आ जाएगा। यानी कि अगर तुम ये मूवेबल लाइन को 10 सेंटीमीटर का लिए हो ना, तो उस समय परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा 30 डिग्री पे। मतलब क्या होता है कि ये सब एक मेजर करके निकाला जाता है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट होता कैसे, ये सब बात समझ में आ रही होगी। अब ऐसे ही ये सारी बातें इतना आपको समझना नहीं, ये आप आगे जाएंगे थोड़ा सा हायर क्लास में तो वहां ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये चार्ट आपको याद होने चाहिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करके आपको याद कर लेना। साइन 0 डिग्री हम पूछेंगे तो सीधा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ऐसे ही कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। इसको हम इस तरह से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो इसको मिटाएं। ओके देखिए ये तो हो गए सारे वैल्यू निकालने वाली बातें। अब हम 2 एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे, समझिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे धीरे धीरे और सवाल बनाना शुरू कर देंगे। समझो, हम यहां पे 2 तरह के एंगल को देखेंगे। एक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी 2 एंगल की बात करते हैं, मान लो 2 ठो एंगल है तुम्हारे पास A और दूसरा एंगल है B, और तुमने जैसे ही इस दोनों एंगल को जोड़ा तो उसका वैल्यू तुमको आ गया 90 डिग्री। तो बोलेंगे A and B is the complementary of each other. A and B are complementary of each other. कहने का क्या मतलब है समझिए। अगर हम तुमसे पूछे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो तुमको ऐसे समझना है
30 में क्या जोड़ें कि वैल्यू आ जाएगा 90, तो 60। तो 30 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया 60। या तुमसे पूछे 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या है, तो बच्चा 70 का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 70 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाएगा, तो 70 में आपको 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 70 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया 20। अर्थात हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा, जिस दो एंगल को जोड़ो और वो 90 पहुंच जाए, इसका मतलब उस दोनों एंगल को एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। मतलब हम ए और बी को जोड़ें और 90 आ गया, इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट्री कौन हुआ बी, या कोई उल्टा पूछे बी का कंप्लीमेंट्री कौन हो गया ए हो गया। तुमको अगर इस तरह से लिखना पड़े कि कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, तो कौन है कंप्लीमेंट्री ए का बी। अब जरा सोचो बी का वैल्यू क्या होगा, अगर हम बी का वैल्यू निकालना चाहें इस ए को उधर हम भगा देते तो 90 माइनस ए लिख देंगे। देखो कंप्लीमेंट्री ऑफ ए क्या है बी, और तुमको मालूम है बी का वैल्यू कितना है, बी बराबर क्या लिखोगे 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर तुमको लिखना हो कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो सीधा लिखेंगे 90 माइनस ए, क्योंकि तुमको मालूम है ए में अगर 90 माइनस ए को हम जोड़ते हैं, ए में अगर हम 90 माइनस ए को जोड़ते हैं तो माइनस ए प्लस ए से खा जाएगा और ये 90 आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है कंप्लीमेंट्री है। अगर तुमसे पूछे थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री ऑफ थीटा, तो थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो सर 90 माइनस थीटा, सीधा करिए क्योंकि थीटा में अगर 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर तुमसे पूछे एक्स का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कंप्लीमेंट्री ऑफ एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है। यानी कि किसी भी एंगल का अगर कंप्लीमेंट्री तुमको निकालना है तो सीधा 90 माइनस उतना कर दो। अगर तुमसे हम पूछे 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री कंप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, तो क्या करोगे 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री, तो 30 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया 60। समझ गए। तो आपको सीधे याद रखना 30 का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 90 में से 30 को घटा दो। बात समझ में आ रही है। अब देखो कंप्लीमेंट्री होता क्या, इस बात को समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम सप्लीमेंट्री पे जाएंगे पूरे कंप्लीमेंट्री को खत्म करने के बाद। देखिए कंप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें, समझना तुमको पता है अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री। हर एक क्वाड्रेंट अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, अब कोई एक तीसरा लाइन है जो कि इसको मान लो इसको हम एंगल ए बोल देते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ऑटोमेटिक कहोगे कि ये पूरा का पूरा एंगल है 90, जिसमें अकेले ये ए हो गया, तो ये कितना होगा सर 90 माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहां से क्या करते हैं समझिएगा। देखो तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे भी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे भी, यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर यहां खींच दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां खींच दिया। जरा सोचो, अगर हम तुमसे पूछें कि बच्चा साइन ए का वैल्यू क्या होगा बताओ, थोड़ी देर के लिए सोचना। अगर ये लेंथ को हम x बोलें तो ये भी लेंथ क्या होगा x होगा। ओके, अगर हम इस लेंथ को y बोल दें तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा y हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, ये लाइन एक मूवेबल लाइन है और तुमको पता है कि 90 डिग्री के सामने है, तो इसको हम सीधा का सीधा h बोल देते हैं, हाइपोटेनस हो गया, h हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको a बोलते हैं, जरा सोचो तो देखो a का अगर ये एंगल a है तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये अगर परपेंडिकुलर है, यहां से हम साइन a का वैल्यू निकालना चाहें
तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यही लाइन है ना जिसका वैल्यू x है, तो क्या हम x बाय एच लिख दें? देखो लिख देते हैं। दूसरी बात, अगर मेरा मन करे, देखो इस एंगल को, जैसे ये एंगल a है उसी तरह से ये एंगल कितना है 90 माइनस a, तो हम चाहते हैं cos 90 माइनस a निकालने के लिए। तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया हमारा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अगर ये है हमारा एंगल, तो एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेनस बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये हो गया हमारा क्या? बेस। मतलब cos थीटा की cos 90 माइनस a की बात करेंगे तो बेस, और बेस का वैल्यू कितना है? देखो x, और हाइपोटेनस यहाँ भी क्या है? h। मतलब तुमको यहाँ क्या खास दिख रहा है? गौर से देखो, साइन a का उतना ही वैल्यू है जितना कि cos 90 माइनस a का है। यानी कि यहां से हमको ये पता चला साइन a का वैल्यू cos 90 माइनस a के बराबर है। सोचना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो अगर हम एंगल वाइज देखना चाहें तो एंगल वाइज क्या देखना चाहते हैं? देखो a का कंप्लीमेंट्री क्या है? 90 माइनस a। a का कंप्लीमेंट्री क्या है? 90 माइनस a। और साइन का कंप्लीमेंट्री होता है cos, और cos का कंप्लीमेंट्री होता है साइन। टेन का कंप्लीमेंट्री होता है cot, और cot का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? टेन। cosec का कंप्लीमेंट्री होता है sec, और sec का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? cosec। समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्यों होता है इस बात को भी समझाएंगे, पहले समझो ध्यान से। साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? cos। अब cos का कंप्लीमेंट्री कौन होगा? साइन। टेन का कंप्लीमेंट्री कौन? cot, और cot का कंप्लीमेंट्री कौन? टेन। cosec का कंप्लीमेंट्री कौन? sec, और sec का कंप्लीमेंट्री कौन? cosec। समझिएगा ध्यान से। मतलब जरा सोचो, ये जो a की बात कर रहे हैं, समझिएगा, अगर हम इस a एंगल की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ हमारा क्या बनता है? परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम उसके कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो जो हमारा पहले परपेंडिकुलर था, देखो अब वो हमारा बेस बन गया। क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने वाले तो ये है, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। यहां दो ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंगल आपको ऐसे दिख रहा होगा और दूसरा ट्रेंगल आपको ऐसे दिख रहा होगा। देखो यानी कि एक में एंगल ये a है और ये क्या है? 90 माइनस a। तो अगर ये एंगल a है तो इसके सामने वाले को ये परपेंडिकुलर बोलेंगे, और अगर ये एंगल है तो इस बार इसके सामने वाले को ये परपेंडिकुलर बोलेंगे। मतलब पहले ये परपेंडिकुलर था तो ये बेस था, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। पहले ये परपेंडिकुलर था जो अब बन गया है बेस, पहले ये बेस था जो अब बन गया है परपेंडिकुलर। यानी कि इसका परपेंडिकुलर उसमें बेस बन जाता और उसका बेस इसमें परपेंडिकुलर हो जाता। समझ गए ना बात को? कंप्लीमेंट्री यही होता है, जरा समझिएगा। तो यानी कि हमको यहाँ पता चला क्या कि साइन का कंप्लीमेंट्री कौन होता है? cos, cos का साइन, टेन का cot, cot का टेन, cosec का sec, sec का cosec। अर्थात अगर एंगल में कंप्लीमेंट्री है तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीमेंट्री में बदल जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे, यहां समझिएगा सवाल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर हम तुमसे पूछे टेन ए किसके बराबर होगा, तो आप पहले एंगल का कंप्लीमेंट्री कीजिए। एंगल का ए का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए, और टेन का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? देखो टेन का कंप्लीमेंट्री क्या है? cot। यानी कि टेन ए किसके बराबर होगा? cot 90 माइनस ए का। अगर हम तुमसे पूछे cosec x किसके बराबर होगा, तो x का कंप्लीमेंट्री पहले करो 90 माइनस एक्स, और cosec का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? sec। देखो cosec का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? sec। बात समझ में आ रही है? तो अदरवाइज हम आपको ये तोड़ने का तरीका भी सिखाएंगे, लेकिन अभी बस आप अपने बुक के लेवल से समझिए ये कंप्लीमेंट्री का क्या खेला होता है। यानी कि टेन 90 किस में बदला? cot में। cot, अच्छा अगर इसी चीज को अगर ऐसा पूछता तुमसे cot थीटा किसके बराबर होगा, तो देखो पहले थीटा को कंप्लीमेंट्री में करो तो क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा। तो अगर एंगल कंप्लीमेंट्री में बदल गया तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीमेंट्री में बदलेगा। टेन का कंप्लीमेंट्री कौन होता है? सॉरी, टेन का cot, तो cot का कौन होगा? टेन। बात समझ में आ रही है?
मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे, तुमसे अगर पूछे कि tan x किसके बराबर होगा, cot x किसके बराबर होगा, sin x किसके बराबर होगा, cosec x किसके बराबर होगा, sec x किसके बराबर होगा। हम इस बात को समझते हैं, लिखते हैं, एकदम ध्यान से समझना। tan पहले x का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो 90 माइनस x लिखोगे। और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो यहाँ cot लगा दिए, यानी कि tan x का वही वैल्यू होगा जो कि cot 90 माइनस x का वैल्यू होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगा। cot x की बात करें तो x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस x, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 10। sin x, x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस x, और sin का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा cos। ऐसे ही अगर cosec का लिखना है, x का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x, और cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा sec। sec x, तो x का किस कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस x, और sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cosec, यानी कि sec x इक्वल टू cosec 90 माइनस x। अर्थात तुम ऐसे समझोगे, तुमसे पूछ दिया sin 20 और cos 70 बराबर है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, समझना तुमको। इस तीनों में से ये क्या है, जरा सोचो। पहले तुम ये देखना, यहां 20 दिखा, यहां 70 दिखा, यानी कि 70 20 90 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो एंगल तो कंप्लीमेंट्री हो गया। अब देखो क्या साइन का कंप्लीमेंट्री यहां कॉस दिया है, हाँ दिया है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर तुमसे पूछ दिया साइन 70 बाय कॉस 20 का वैल्यू बताओ क्या होगा, जरा समझना। 70 20 90, यानी कि एंगल तो कंप्लीमेंट्री है, तो 20 का कंप्लीमेंट्री 70 दिख गया, कॉस का कंप्लीमेंट्री क्या है साइन, तो ये भी दिख गया, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो जब इसका वैल्यू मान लो 10 हुआ तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 10, तो 10 बाय 10 कट के क्या हो जाएगा वैल्यू 1, यानी कि साइन 70 बाय कॉस 20 का वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और हम इस पर पहले आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझना, हम बात करें किस चीज़ की अभी बात कर रहे थे, अरे क्या बता रहे थे यार, हाँ देखो सेक 30 बाय कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या कंप्लीमेंट्री दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है 60 30 90, यानी कि 60 का कंप्लीमेंट्री तो है। तो कॉसेक का कंप्लीमेंट्री क्या होता है सेक, वो भी दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर, और ऊपर नीचे वैल्यू बराबर है तो कट के क्या हो जाएगा वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है। अगर दे दिया 10x बाय कॉट 90 माइनस एक्स, ओहो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, एंगल कंप्लीमेंट्री हो गया, तो क्या ये फंक्शन भी कंप्लीमेंट्री है, हाँ है, 10 का कॉट, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा, कट के क्या आ जाएगा वैल्यू 1। लेकिन अगर यहां दे दिया साइन 30 डिग्री बाय कॉसेक 60 डिग्री, तो देखो 30 और 60 90, एंगल तो कंप्लीमेंट्री है, लेकिन साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉसेक नहीं, यानी कि ये साइन और नीचे कॉसेक है, यानी कि साइन 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री नहीं है। साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस होता है ना, लेकिन यहाँ कॉसेक लिखा हुआ है, समझिएगा, तो ये कंप्लीमेंट्री तो नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसको काट के हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलो इस बात को हम यहां मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। देखो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की,
कि सवाल कैसे कैसे आएंगे, समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आपको पहला इस टाइप का सवाल दिखेगा, सबसे निम्न स्तर यानी कि नॉर्मल स्टेज का सवाल तुमको दिखाई देगा, एकदम सड़ा हुआ टाइप का सवाल। बोल रहा बच्चा साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। एक सेकेंड बच्चा, थोड़ा सा वेट करना। ओके, देखिए ये पहले टाइप का हमारा सवाल होगा कि दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो जब भी कभी इस तरह का सवाल देना तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे बस। पहली बात ये कि यहां है 90 डिग्री, इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अच्छा, अब एंगल में क्या दे रखा है, थीटा। तो इसमें से इस दोनों जगह में से किसी एक जगह तुम लिख दो थीटा, मतलब ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पहले से हाइपोटेनस बन बैठा है तो बेस तो यही होगा। अब जरा सोचो तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको सवाल दिया है 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू हमको दिया है सवाल 5। अब रहा बात बेस निकालने का, तो तुम्हारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर लिखोगे तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 4 चौका 16 अब प्लस b² हो गया। मतलब b² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 25 और माइनस 16, तो 25 में से 16 गया तो हो गया 9 बराबर हो गया b²। तो b का वैल्यू यहाँ से हो गया √9, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया 3। मतलब हमको h और p मालूम था तो b का वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक क्या निकाल लिए 3। अब कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी तुमसे पूछ दे, जैसे कि इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम निकालना चाह रहे हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा पहले से हमको दिया हुआ है 4/5। अब देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल, देखो हमको कॉस चाहिए। कॉस का वैल्यू क्या है, ये रहा कॉस का वैल्यू b/h। b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5। टेन थीटा क्या होता है p/b, p कितना है बच्चा 4, b कितना है तुम्हारा 3। कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है p/h तो h/p यानी कि h/p यानी कि 5/4। सेक थीटा की बात करते हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस हो गया b/h तो h/b, h/b। कॉट थीटा की बात करते हैं तो वो क्या होता है टेन का उल्टा, यानी कि टेन होता है p/b तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। तो b हो गया आपका कितना 3/p। ये हो गया हमारा सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के कोई भी सवाल देंगे आप कर लेंगे। एक सवाल हम और बनाते हैं, उस बात को समझिएगा। देखो मान लो तुमको दिया है कोसेक थीटा बराबर 13/12 करा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेंगे। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल। देखो बच्चा साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो
तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई पी, मतलब ये क्या है हमारा h और ये क्या हमारा p, तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 12, तो बेस का वैल्यू आप निकाल के देखिएगा 3 आ जाएगा। ठीक, आप देखिएगा बेस का वैल्यू निकाल के 3 आ जाएगा। तो अब हमको निकालना मान लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ये तो दिया हुआ ही है, सेक थीटा, और कौन बच गया, कॉट थीटा। साइन का वैल्यू क्या होता है, p बाय एच, तो p का वैल्यू है 12, h का वैल्यू है 13, तो 12/13। कॉस का वैल्यू होता है b बाय एच, तो b का वैल्यू अभी निकाले हैं 3, h का वैल्यू है 13। टेन थीटा होता है p बाय b, तो p का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है 12, अब b का वैल्यू अभी निकाले हैं 3। सेक थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, h बाई बी, तो h का वैल्यू है 13, b का वैल्यू कितना है 3। टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाई पी, तो b है 3, अब p का वैल्यू है 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह के कोई भी सवाल होंगे आप कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। थोड़ा सवाल निकाल लेते हैं, आप लोग थोड़ा वेट करिए। देखो सवाल किस टाइप का दिया हुआ है समझिएगा। कह रहा है सवाल कह रहा है, आप लोग को सवाल लिखा हुआ है देख लीजिएगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A बराबर 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। मतलब सवाल है हमको कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट B, B पे क्या है, B पे राइट एंगल है, यानी कि B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो B को बीच में दे दिया। अब यहाँ A लिखो, यहाँ C लिखो, या कहीं पे C A लिख दो। ओके, अब क्या कह रहा है समझिएगा। एंड दिया हुआ है tan A, गिवन है tan A का वैल्यू कितना है 1 दे रखा है। tan A का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 1 दे रखा है। कह रहा है वेरीफाई करिए, वेरीफाई कीजिए किसको, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। समझना गौर से, अगर हम A की बात करते हैं, ये अगर वर्टेक्स A है तो इसके सामने वाले को एंगल A बोलते हैं। tan A बराबर, अच्छा अगर ये इस एंगल से हमको मेजरमेंट किया जा रहा है तो इसके सामने वाले को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 वाले के सामने को हम लोग हाइपोटेनस, और जो तीसरा बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। देखो हमको क्या दिया हुआ है कि भैया tan A का वैल्यू दिया हुआ है हमको 1, tan A बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चा परपेंडिकुलर कौन है, ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब BC लेंथ हमारा परपेंडिकुलर है। बेस का वैल्यू कौन है, ये लेंथ हमारा बेस है, यानी कि AB लेंथ हमारा बेस है, जिसका वैल्यू सवाल क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहां से किए तो हमको क्या मिल गया कि भैया BC का वैल्यू वही है जो AB का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू बराबर है। अब बराबर कुछ तो होगा, मान लो BC x मीटर का है तो AB भी कितने मीटर का होगा, x मीटर का होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये x मीटर है तो ये भी कितना हो गया, x मीटर का। तो जरा हम हाइपोटेनस की बात कर लेते हैं, हाइपोटेनस कितना बड़ा होगा जरा समझिएगा। h बराबर, देखो आप ये पहले से जानते हैं, h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम h अगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2x स्क्वायर, यानी कि x गुना x, 2 बार x गुना होता है तो स्क्वायर बनता है। और हम आपको सिखाएं कि जो चीज अंदर में 2 बार है, x है 2 बार, तो x 1 बार बाहर निकल जाएगा।
2 तो एक ही बार है, मतलब 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो अंदर में क्या रह जाएगा, x रूट 2 रह जाएगा ना। चलिए, यानी कि h का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 2x h का वैल्यू हो गया। हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 1। जरा बताओ 2 साइन a, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाय एच। जरा सबका वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू है x, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, x रूट 2, x बाय x रूट 2 इंटू बेस का वैल्यू फिर देखो x, और h का वैल्यू फिर कितना है, x रूट 2। इस x से इस x को मार दिया, इस x से इस x को मार दिया, यानी कि 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 1 फिर से 2, यानी कि ऊपर में ओवरऑल 2 हो गया। नीचे क्या हो गया, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। जब रूट वाले दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 कितना बन गया, 2। जरा काट के देखो कितना आया, वैल्यू 1, यानी कि जो लाना था प्रूफ हो गया, यानी कि ये वेरीफाइड है। समझ रहे बात को। और ऐसे भी, खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आगे धीरे धीरे देखेंगे, ये सवाल चुटकी में सॉल्व होता है। देखो हम आपको सिखाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, ये सब सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। साइन टेन थीटा बराबर अगर 1 दिया है तो आप डायग्राम में देखिएगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर टेन ए बराबर 1 दिया है तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। तो अगर ए का वैल्यू 45 है तो हमको एक्चुअली में क्या निकालना है, साइन 2 इंटू 45, यानी कि साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो प्रूफ हो गया। खैर इस प्रोसेस को अभी समझना नहीं है आपको, ये प्रोसेस अभी हमारे काम का नहीं है। जब हम सीखेंगे तब हम लोग इस चीज़ को करेंगे, धीरे धीरे इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर चलते हैं। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और एकदम एक एक सवाल को बनाइए। ऐसे हम आपको बहुत सारा सवाल यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप सारे सवाल को